हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए बच्चों, आज हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में जो कल मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और क्या क्या उसकी कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आप सबने डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, तभी आपको दूसरी वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट और कुछ हमारे क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 4.1 के एनसीईआरटी में है जो, तो हमने डिस्कस किए थे। तो आज देखिए इसका सेकंड पार्ट है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, तो आज हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन है आप एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिए, उसमें लिखा है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाइए। ठीक है, मीन्स कंडीशन हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो देखिए हमें प्रॉब्लम क्या दी है। फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमें एरिया दिया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का। ठीक है, फिर देखिए हमें क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, है ना। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। तो देखिए हमें क्या निकालना है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका हमें क्या निकालना है, लेंथ और विड्थ निकालनी है। मीन्स लेंथ और विड्थ की हमें क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, हमें सिर्फ वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जैसे वो सॉल्व हो जाए। ठीक, तो देखिए जैसे मैंने एक ये एग्जांपल ले रखा है। ठीक है, एक फिगर बना रखा है। ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसकी लेंथ मैंने एक्स मानी है, सॉरी इसकी विड्थ हमने एक्स मानी है और इसकी लेंथ है 2x+1। अभी आया कहाँ से ये देखिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, ये क्या है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता है, सिर्फ एक ही वेरिएबल में होता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा क्या होता है, सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। ये आप जानते हैं ax² + bx + c, है ना। इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, एक ही है, मीन्स सिर्फ x हमारा क्या है, वेरिएबल है। बट जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ी थी वहाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वहाँ एक्स और वाई करके आपने पढ़ा होगा ना, a1x + b1y + c1 = 0। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल हमारे क्या है, एक्स और वाई है ना। तो वहाँ आपने जो क्वेश्चन किए होंगे, आपने हमेशा दो वेरिएबल लिए होंगे, एक एक्स माना होगा, एक वाई माना होगा। ठीक है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही वेरिएबल लेंगे हम, या तो एक्स लेंगे या तो वाई लेंगे। ठीक, अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल में दे रखा है। तो देखिए कह रहे थे लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, है ना। तो देखिए जो इसमें लेंथ है ना, लेंथ है ना, लेंथ हमारे किस पे डिपेंड कर रही है, विड्थ पे डिपेंड कर रही है। हमसे कह रहा है जो लेंथ है ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, जो क्या है विड्थ के दो गुने से एक ज़्यादा है ना। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, मतलब एक ज़्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, मीन्स जो इसका विड्थ का दो गुना है उससे एक ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए हमारा डिपेंड किस पे कर रहा है, विड्थ पे डिपेंड कर रहा है ना। जो लेंथ है वो विड्थ पे डिपेंड कर रही है, तो जिस पे डिपेंड करता है ना हम उसको सपोज करते हैं ना। मतलब जैसे दो क्वांटिटी दी होंगे में, लेंथ और विड्थ, तो जो जिस पे डिपेंड करेगा, जो हमारा लेंथ है वो विड्थ पे डिपेंड कर रहा है, तो हम सपोज किसको करेंगे, विड्थ को डिपेंड करेंगे, है ना। जिस पे डिपेंड करता है उसको ही सपोज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो देखिए विड्थ है तो हम विड्थ को क्या ले लेते हैं, एक्स। हमने क्या मान लिया, लेट विड्थ ऑफ द प्लॉट इज एक्स मीटर। हमने क्या मान लिया, एक्स। क्यों, बिकॉज लेंथ हमारा विड्थ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देन लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो देखो प्लॉट की लेंथ क्या हो जाएगी, हमसे कह रहा है जो लेंथ है वो क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, मीन्स इसके दो गुने से, मीन्स जो हमारा विड्थ है उसके दो गुने से एक ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दो गुना मतलब विड्थ का दो गुना 2x, विड्थ है x है ना, तो इसका दो गुना क्या आएगा 2x, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x+1। ओके, तो देखिए तभी मैंने यहाँ पे फिगर में बनाया है, विड्थ हमने क्या मानी है, x मानी है, और लेंथ क्या हो जाएगी 2x+1। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया क्या होता है, आपको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यही तो होती है। तो लेंथ कितनी है 2x+1, विड्थ कितनी है x, तो देखो ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया हमने, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप जानते हो, जो 2x से मल्टीप्लाई 1 से, 1 की मल्टीप्लाई x से। ठीक है, तो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x², 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो एरिया हम पे क्या आ जाएगा 2x² + x आ जाएगा। अब देखिए हमें दिया है ना, गिवन हमें दे दिया है ना, देखो एरिया हमें गिवन है क्या है, 528 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये भी तो एरिया ही है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, तो दोनों एरिया ही तो हैं। ठीक है, तो एक हमें गिवन है, एक हमने फॉर्मूले से निकाला, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा 2x² + x = 528। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, इसमें एक साइड हम क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, मतलब जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके दूसरे साइड हम क्या करते हैं, जीरो करते हैं, उसे जीरो के इक्वेट कर देते हैं। तो मैं जीरो कैसे कराएंगे, 528 इधर आ जाएगा। ठीक है, 528 इधर आ जाएगा और ये जीरो बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2x² + x - 528 = 0। ठीक है, तो यही तो हमें बनाना था। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना, ax² + bx + c = 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें a क्या है 2 है, b क्या है 1 है, और c क्या है -528। ठीक है, तो यही हमें बनाना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मीन्स हमारा क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब देखिए तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बट अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको कोई डाउट रहेगा नहीं, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है, तो हमें निकालना है प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब रोहन की मदर क्या है 26 ईयर ओल्डर, मतलब 26 ईयर बड़ी है किससे, रोहन से, ठीक है। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मतलब अब जो रोहन की मदर की एज है ना वो किस पे डिपेंड कर रही है, रोहन पे डिपेंड कर रही है ना। हमसे क्या कह रहा है, जो रोहन की मदर की एज है वो 26 ईयर ज़्यादा है किससे, रोहन की एज से। इसका मतलब हम क्या सपोज करेंगे, हम रोहन की एज को सपोज करेंगे, क्यों, बिकॉज जो रोहन की मदर की एज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रोहन पे ही डिपेंड कर रही है ना। मतलब रोहन की एज दी होगी और उसमें हम 26 ऐड करेंगे तभी हम रोहन की मदर की एज निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या मानेंगे, सपोज क्या करेंगे, हम रोहन की प्रेजेंट एज मानेंगे, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे मैंने क्या लिखा है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो ये एक्स ईयर्स, ठीक है। सो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 26, क्योंकि मैं प्रेजेंट एज निकालना ना, तो प्रेजेंट एज के हिसाब से लेंगे, तो उस रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, है ना, 3 साल बाद, है ना, मतलब आज से 3 साल बाद। अब देखिए अगर आफ्टर 3 ईयर्स हम लिख रहे हैं, आफ्टर 3 ईयर्स, तो देखिए 3 साल बाद, अभी देखिए रोहन की एज अभी कितनी एक्स, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3। अब देखिए कैसे आया, जैसे मान लीजिए आपकी एज अभी 15 साल है, मान लीजिए 15 साल है, ठीक है, तो 3 साल बाद आपकी कितनी एज हो जाएगी, 15 प्लस 3 18, ऐसे तो निकाला ना, 15 प्लस 3 18। तो देखिए अभी हमारे रोहन की एज क्या है, एक्स है, ठीक, 3 साल बाद क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3, ठीक। सेम ऐसे देखिए रोहन की मदर की एज अभी क्या है, एक्स प्लस 26, मतलब प्रेजेंट एज क्या है, एक्स प्लस 26, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, उसमें 3 हम जोड़ देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 29, ठीक है। तो एक्स हमारा वेरिएबल है, बाकी कॉन्स्टेंट हमारे जुड़ जाएंगे, तो रोहन की मदर की एज हो जाएगी एक्स प्लस 29 ईयर्स, ओके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमसे कंडीशन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि 3 साल बाद, है ना, जो उन दोनों की एज है उसका प्रोडक्ट क्या है, 360 है ना, जो उनका प्रोडक्ट है वो क्या है 360, ठीक है। तो 3 साल बाद देखिए उनका प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 360, तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या है, एक्स प्लस 3 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, रोहन की मदर की एज क्या है एक्स प्लस 29, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 360, ओके। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर 3 की मल्टीप्लाई इससे और 3 की मल्टीप्लाई 29 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360, ओके। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 360 को इधर LHS में ले आएंगे, क्यों, बिकॉज हमें सारे वेरिएबल और सारे कॉन्स्टेंट एक साइड लाने होते हैं ना। तो 360 इधर आ जाएगा, तो 360 माइनस का 360 हो जाएगा। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस 29 है सही है, अब देखिए कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, सब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का है प्लस का कट जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा, माइनस 273, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्या निकालनी थी इसमें, सिर्फ इक्वेशन निकालनी थी, हमें सिर्फ सॉल्व नहीं करना है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर इसमें सॉल्व करेंगे तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, जो आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा, ठीक है, और 10th क्लास में भी था सेकंड चैप्टर में। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व कर सकते हैं, बट हमसे क्वेश्चन पूछा नहीं, हमसे बोला है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहे हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, कॉन्जुगेटिव, तो कॉन्जुगेटिव का मीनिंग समझते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखिए कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, ठीक है, मतलब जैसे कोई नंबर है उसके बाद का दूसरा नंबर, है ना, जैसे मैंने नंबर लिखे ना, ये कंजुगेटिव इंटीजर, देखें नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो अगर हम बात करें दो कॉन्जुगेटिव की, तो एक के बाद क्या होगा, दो, मतलब पहला जैसे 1 है दूसरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब जैसे मान लो पहला 1 2 है, दूसरा क्या हो जाएगा 3, मतलब कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है, क्रमागत या क्रमशः, ठीक है। जैसे पहला रोल नंबर होता है फिर उसके बाद दूसरा रोल नंबर, है ना, तो इस तरह से इसे बोलते हैं हम कॉन्जुगेटिव, मतलब पहला रोल नंबर फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, है ना, ये दो कॉन्जुगेटिव, ये दो कॉन्जुगेटिव, ये दो कॉन्जुगेटिव, ठीक है। जैसे 11 लिख दिया, ठीक है, 11 और 12 ये हमारे क्या हो गए कंजुगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब देखिए अब ये तो हमारा सिंपल कंजुगेटिव इंटीजर था, बट अगर हम बात करें कंजुगेटिव ऑड इंटीजर या फिर कंजुगेटिव इवन इंटीजर, तो उसके लिए देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से, ठीक है। अगर हम बात करें कंजुगेटिव ऑड इंटीजर की, तो देखिए पहला 1 होगा, दूसरा क्या होगा 3 होगा, है ना, क्योंकि ऑड नंबर में चल रहे हैं, तीसरा क्या होगा 5 होगा, तीसरा क्या होगा फिर क्या होगा 7 होगा, ठीक है, फिर 9 आएगा, ठीक। ऐसी सेम अगर इवन में चलें तो पहला क्या होगा 2 होगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ठीक है। बट अगर इन नंबर्स को हम जनरल फॉर्म में लिखें, जनरल फॉर्म का मतलब जो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाए, ठीक। तो अगर हम बात करें सिंपल कंजुगेटिव इंटीजर की, है ना, तो देखिए जैसे मान लो इसको मैंने x मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि इसमें हमने
1 ही तो ऐड किया है। तो देखिए पहला हम क्या मानेंगे x, दूसरा क्या हो जाएगा x+1। अगर 3 बोलेगा तो x+2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सिंपल हम बात करेंगे ना दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स की, है ना, दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर की, सिंपल इंटीजर बोल रहे हैं ना, ये 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर, तो क्या हो जाएगा x और x+1 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम बात करेंगे 2 कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर्स की, तो क्या हो जाएगा x और दूसरा क्या होगा x+2। क्यों? बिकॉज जब इसमें 2 ऐड करेंगे ना, 1+2 करेंगे तभी तो 3 होगा, ठीक है। 3 में 2 ऐड करेंगे तभी तो 5 होगा, ठीक है। तो अगर कंजुगेटिव ऑड इंटीजर है तो क्या हो जाएगा x और x+2, ठीक है। फिर देखिए कंजुगेटिव इवन इंटीजर है तो ये क्या हो जाएगा x और x+2। सेम देखिए 2 में जब 2 ऐड करोगे तभी तो 4 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी, ठीक है, कंजुगेटिव इंटीजर पूछा हो तो हम क्या लेंगे x और x+1 लेंगे, जब 2 पूछे हैं, ठीक है। और जब भी हमसे 2 क्या बोलेंगे, कंजुगेटिव ऑड बोले या कंजुगेटिव इवन बोले, तो दोनों केस में हम क्या लेंगे, x और x+2 ही लेंगे, बस ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये दो भी ले सकते हैं, ठीक है, x+2 x+4 ये भी ले सकते हैं, बट सबसे ईजी जो तरीका है वो क्या है, x और x+2 x और x+2, ठीक है, मतलब ये, ठीक। और जो सिंपल पूछा है तो x और x+1, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में हम देखिए क्या कह रहा है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज 306, तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो हमें इंटीजर निकालना है, तो आप सबसे पहले सपोज करेंगे ना, ठीक है। तो पहले मैंने क्या माना, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x+1, क्या मान लिया, x+1 है फर्स्ट इंटीजर। एंड द नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव, देखिए कॉन्जुगेटिव कह रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, ओके। अब देखिए हमें दे रखा प्रोडक्ट क्या है, 306 है, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, है ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव है 306, तो पहला हमारा x है, दूसरा x+1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 306 हो जाएगा। तो x से x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x2, x के 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो x² + x = 306, ओके। अब देखिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, अब हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को भी इधर ले आएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, x² + x - 306 = 0, तो विच इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना, देखिए क्या है ये, ax² + bx + c के फॉर्म का तो है, ठीक है। तो a क्या है इसमें 1 है, b क्या है 1 है, c क्या है 306, ठीक है, माइनस का 306। तो देखिए इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 4 मार्क्स में, ठीक है। मतलब आपसे एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, दो ट्रेन की स्पीड या बस की ट्रेन, बस और ट्रेन की स्पीड, ठीक है, उनमें कंपेयर करने के लिए आया था, तो वो हमें निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप अच्छे से सीखिएगा कि इसको बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को सीखना है, क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, है ना, 480 किलोमीटर फिक्स डिस्टेंस है, ये मैं दे रखा है। एट यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी यूनिफॉर्म क्या है, स्पीड क्या है, फिक्स है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा उसमें। अगर वो 80 से भाग रही है तो 80 से ही भागेगी, मतलब अगर ट्रेन की स्पीड 80 है तो 80 ही रहेगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा उसकी स्पीड में, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 होगा, ओके। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस, अब तो कह रहा है अगर स्पीड, अगर यही स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कम होती, इसकी स्पीड अगर कम हो, जैसे 80 से भाग रही है, ठीक है, तो अगर वो 72 से भागे, मतलब 72 की स्पीड से चले, ठीक है, तो उससे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम हमें क्या लगेगा, कम लगेगा, और अगर हमारी स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो सही है। देखिए स्पीड आपकी पहले कुछ होगी, ठीक, अब आपने कम कर दी स्पीड तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो ये तो सिंपल सी बात है। टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ओके, तो 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं सेम डिस्टेंस मतलब 480 किलोमीटर। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो आप अच्छे से समझिए इसको, ठीक है, स्टार्टिंग से देखिए। हमें डिस्टेंस दे रखा है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर, ओके। अब देखो, अब मान लो जो हमारा टाइम टेकन है इस ड्यूरेशन में, है ना, मतलब जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, जितनी भी उसकी स्पीड होगी 60 80 100 जो भी होगी, ठीक है, तो उसे हमने मान लिया x, उसके मान लिया हमने x, ठीक है। अब देखो टाइम टेकन, तो हमने टाइम टेकन क्या मान लिया, t1 मान लिया। फर्स्ट केस में हमने क्या मान लिया, ये हमारा केस फर्स्ट है, ये क्या है, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हम क्या मान रहे हैं, टाइम टेकन हमारा t1 है, ठीक है। तो देखो टाइम का फॉर्मूला जान देना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए टाइम हमारा t1 है, डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर, ठीक है, और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो देखिए डिवाइड कर देंगे तो देखिए डिवाइड कर देंगे तो t1 क्या हो जाएगा 480/x, ठीक है, इतना क्लियर है। तो t1 मतलब टाइम हमारा t1 है, डिस्टेंस 480 हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी x, तो इसे मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए केस सेकंड, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब कि हमारा केस सेकंड, हमारा केस सेकंड देखिए क्या है, अगर हमारी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है ना, स्पीड देखिए हमें दे रखा ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर स्पीड हमारी क्या होती है 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती है ना, तो हमें टाइम कितना लगता है, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। देखिए टाइम तो बाद में निकालेंगे, पहले लिख लेते हैं अच्छे से, है ना। तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा x - 8, पहले x थी,
अब x माइनस 8, पहले मान लो 60 थी अब 52 हो गई है ना, पहले 80 थी तो 72 हो गई, पहले 100 थी तो 92 हो गई, मतलब 8 कम हो गया कुल मिला के। तो हमें टाइम टेकन क्या हो जाएगा, तो टाइम भी तो हमारा चेंज हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। टाइम टेकन क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ओके, अब देखो T2 तो टाइम का फॉर्मूला आप जानते हैं, टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी फिक्स है ना, डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि डिस्टेंस हमारा सेम है, मतलब 480 किलोमीटर ही है। अब स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 8, तो T2 क्या हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8। ओके, तो ये जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहा है कि जो अब जो टाइम लग रहा है ना बाद में, मतलब जब हमारी स्पीड कम होगी, जो टाइम लग रहा है वो क्या है 3 घंटे से ज़्यादा है ना। तो पहले देखिए हमारा क्या लग रहा था, T1 टाइम था, पहले हमारा टाइम देखो क्या था, T1 था, है जो हम एक्स के हिसाब से चल रहे थे। दूसरे में हमारा टाइम क्या है, T2 है, और हमारा टाइम लग रहा है T2 लग रहा है। अब हमसे कह रहा है जो टाइम है वो पहले से 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब जो T2 है ना, जो बाद में निकला है T2, वो क्या है T1 से 3 घंटे ज़्यादा है। ऐसे मान के चलिए पहले आपको 5 घंटे लग रहे थे, है ना, पहले आपको क्या लग रहे थे 5 घंटे, अब अपने स्पीड कम कर दी तो आपको 8 घंटे लगेंगे, मतलब 8 घंटे मतलब जब आपको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, है ना, तो पहले जब 5 लग रहे होंगे, बाद में हमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 8 घंटे हो जाएगा। तो सेम ऐसे समझना में, पहले हमारा टाइम T1 था, अब हमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा T1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये समझना जरूरी है आपको। ठीक है, T1 T2 को T1 प्लस 3 कैसा आया, ये बहुत जरूरी है समझने में। ठीक है, अगर ये नहीं आया तो फिर कुछ नहीं आया, मीन्स कॉन्सेप्ट यही है, इसी के बेस से आपके आगे के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में हमेशा। ठीक है, CBSE में आता है 4 मार्क्स का, बट यूके बोर्ड में आता है 6 मार्क्स का। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, मान लो पहले 5 घंटे लग रहे थे, बाद में हमारे 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, है ना, जो हमारा T2 टाइम है। ठीक है, तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8 आर। ठीक है, तो पहले हमारा टाइम T1 था, बाद में T2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा T1 प्लस 3। ओके, अब देखिए अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो देखिए T1 और T2 तो हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं, 3 कॉन्स्टेंट है, तो T1 को इधर लेके ना T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब T2 की वैल्यू क्या है हमारी, देखो यहाँ से ये T1 की वैल्यू, ये T1 की वैल्यू और ये T2 की वैल्यू है ना, इन दोनों की वैल्यू को हम क्या कर देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो T2 कितना था 480 अपॉन एक्स माइनस 8 और T1 कितना था 480 अपॉन एक्स। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा एक्स माइनस 8 इंटू एक्स, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। अब क्रॉस में आप जानते हैं एलसीएम में करते गए हैं, है ना, एक्स माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो एक्स बच जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आता ही है, सिंपल सा है ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता क्यों है, एक्स माइनस 8 से हमने क्या करा डिवाइड करा, एक्स आया तो एक्स से इसको मल्टीप्लाई, एक्स से हमने इसमें डिवाइड किया, एक्स से एक्स कट गया, एक्स माइनस 8 बचा तो एक्स माइनस 8 से इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 480 एक्स माइनस 480 एक्स। ठीक है, माइनस माइनस देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब देखिए नीचे भी हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 480x प्लस का एक माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा क्या बचेगा 3840। ठीक है, 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए दो तरीके हैं, पहले देख लीजिए मैंने क्या किया है, फिर मैं एक दूसरे तरीके से भी बता दूंगा जो आपको ईजी लगे। ठीक है, तो 3 देखिए अंदर मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए भेज दिया है। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तरीका है हमारा कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के। ठीक, तो देखिए मैंने क्या कर दिया 3840 को हम इधर ले गए तो इधर जीरो बन जाएगा ना, क्योंकि देखिए ये कांस्टेंट है, ये भी इधर आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल सब एक साइड, तो इधर जीरो आ जाएगा। अब देखिए ये जीरो लिखा है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कहते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, मतलब आगे पीछे लिख दिया। कहने का मतलब अगर आप x इक्वल 2 लिखो या फिर आप 2 इक्वल टू एक्स लिखो, बात तो एक ही है ना, x इक्वल 2 लिखो या 2 इक्वल टू एक्स लिखो, बात एक है, या फिर आप x इक्वल टू 0 लिखो या 0 इक्वल टू एक्स लिखो, तब भी बात एक है। तो हमने वही तो किया है, 0 इक्वल टू ये था, अब हमने क्या कर दिया दिस इक्वल टू 0, तो बात तो एक ही है ना। ठीक है, अब देखिए फिर हमने क्या कर दिया 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है, और ये 3 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, और फिर 3 को डिवाइड में यहाँ भेज दिया। ठीक है, तो 0.3 जीरो ही हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इससे बेस्ट एक तरीका और मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए यहाँ से जो हमारा आया 3840, ठीक है, इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x, ये हमारा आया है ना। देखिए यहाँ से इसको मैं दोबारा से सॉल्व कर रहा हूँ, तो देख लीजिए कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसे। ठीक है, तो देखिए इस 3 को डिवाइड में भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3840, क्यों, बिकॉज ये कटना ही है ना, डिवाइड में जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक, अब देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1280 आएगा, डिवाइड करेंगे, डिवाइड आप कर सकते हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक, अब क्या करेंगे आप इसको इधर ले आइए, है ना, तो क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर ला रहे हैं ना हम, ये तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो जीरो बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का है क्या, ax² + bx + c = 0। ए क्या है इसमें 1 है, बी क्या है -8 है, और सी क्या है -1280 है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको देखना ही चाहिए क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहीं बताए हैं उसी वीडियो में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए वीडियो को। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।